हमारी आज की मुलाकात के लिए मैं हमारे सुनने वालों के लिए लेकर आई हूँ H.G. वेल्स की लिखी हुई कहानी द मैन हु कुड वर्क मिरेकल्स का हिंदी अनुवाद। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह कक्षा 12वीं के CBSE सिलेबस का भी हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की मुलाकात। इसमें संदेह है कि वह अद्भुत शक्ति जन्मजात थी। मुझसे पूछा जाए तो मैं यही कहूँगा कि यह उसमें अचानक आ गई। वास्तव में 30 साल की उम्र तक वह नास्तिक था और चमत्कारिक शक्तियों में विश्वास नहीं करता था। वह एक छोटा सा आदमी था जिसकी आंखें भूरी थीं और सिर पर सीधे खड़े लाल बाल थे। अपनी मूंछों को वह सिरों पर ऐंठ कर रखता था। उसका नाम फर्नांडिस भी कोई ऐसा नाम नहीं था जिसमें कुछ चमत्कार की सी संभावना लगे। वह एक छोटे से दफ्तर में एक क्लर्क था। दृढ़ता के साथ बहस करने की उसको लत थी। एक दफा जब वह चमत्कार की असंभवता पर जोर दे रहा था, तभी उसे अपनी अद्भुत शक्ति का एहसास हुआ। यह विवाद दफ्तर के पास के ही कैफेटेरिया में चल रहा था। मिस्टर बिमिश विरोधी पक्ष की भूमिका में थे और वे बार बार एक ही बात, तो आप ऐसा कहते हैं, दोहरा रहे थे, लेकिन असरदार तरीके से, जिसने फर्नांडिस को सहनशीलता की हद तक पहुंचा दिया था। इन दोनों के अतिरिक्त वहां 2 लोग और मौजूद थे। एक था धूल से लथपथ साइकिल सवार कॉक्स और दूसरी थी मिस मेब्रिज, जो कि उस कैफेटेरिया में सेविका थी। मिस मेब्रिज फर्नांडिस की ओर पीठ किए हुए गिलास धो रही थी। अन्य लोग फर्नांडिस को देख रहे थे और उसकी बात की विफलता का कमोबेश मजा ले रहे थे। मिस्टर बीमिश की रणनीति से उत्तेजित होकर उसने लफाजी का एक असाधारण प्रयास किया। उसने कहा, देखो मिस्टर बीमिश, हमें स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि चमत्कार क्या है। यह प्रकृति के विपरीत कोई चीज है जिसे इच्छा शक्ति से किया जा सकता है। खास तौर से प्रबल इच्छा शक्ति के बिना यह नहीं हो सकता। मिस्टर बेमिश ने फिर वही कहा, तो आप ऐसा कहते हैं, जिससे फर्नांडिस को वितृष्णा हुई। फर्नांडिस ने कॉक्स की तरफ देखा, जो कि अब तक मात्र मूक दर्शक था। कॉक्स ने मिस्टर बेमिश की ओर एक नजर डाली और हिचकिचाते हुए सहमति दे दी। उसने अपना विचार व्यक्त नहीं किया। फर्नांडिस फिर से बेमिश की ओर घूमा और यकायक उसे अपनी चमत्कार की परिभाषा पर आशा के विपरीत सहमति प्राप्त हो गई। फर्नांडिस ने खूब उत्साहित होकर कहा, यहाँ एक चमत्कार होगा। उदाहरण के लिए इस लैंप को अगर उल्टा कर दिया जाए तो प्रकृति के अनुसार तो यह इसी तरह जल नहीं पाएगा, क्योंकि बेमिश, तुम ऐसा कहते हो कि नहीं जलेगा, बेमिश ने कहा। और आप क्या कहते हैं? आपका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि फर्नांडिस ने पूछा। नहीं, अनिच्छा से बेमिश ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, फर्नांडिस बोला, तो यहाँ कोई आता है, वह मैं भी हो सकता हूँ। यहाँ कोई आता है, वह मैं भी हो सकता हूँ। यहाँ पास में खड़ा होता है, जैसा कि मैं भी कर सकता हूँ, और अपनी सारी इच्छा शक्ति समेट कर लैंप से कहता है, उल्टे लटक जाओ, टूटना नहीं और ठीक से जलते रहना। और अरे, सभी के मुंह से निकला, अरे! असंभव और अविश्वसनीय घटते हुए उन सभी ने देख लिया। लैंप हवा में उल्टा लटका ठीक से जल रहा था। उसकी लौ नीचे की ओर जा रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये वही लैंप था, उसी कैफेटेरिया का सीधा साधा सा लैंप। फर्नांडिस त्योरियां चढ़ाए, एक हाथ आगे बढ़ाए ऐसे खड़ा रह गया जैसे किसी भीषण विपत्ति के आने की आशंका में हो। कॉक्स, जो कि लैंप के पास बैठा था, झटके से झुका और दूर कूद गया। कमोबेश सभी कूदे। मिस मेब्रिज ने मुड़कर देखा और जोरों से चीखी। करीब 3 सेकंड तक लैंप स्थिर रहा। फिर फर्नांडिस की धीमी, मानसिक रूप से विचलित सी आवाज आई, मैं इसे और देर तक ऐसे नहीं रख सकता। वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया। अचानक ही उल्टा लैंप भपका, काउंटर के कोने से टकराकर उछला, फिर फर्श पर गिरा और लुढ़कता हुआ बाहर चला गया। सौभाग्य से लैंप पर धातु का आवरण था, वरना तो सारे कैफेटेरिया में आग लग जाती। सबसे पहले कॉक्स बोला। उसने जो कुछ भी बड़बड़ाया उसका आशय ये था कि कैसे फर्नांडिस एक इतनी मौलिक बात पर भी विवाद का प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। जो कुछ घटा था उससे वो इतना अवाक था कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उसके बाद जो बातचीत हुई उससे फर्नांडिस की अपनी बात पर कोई प्रकाश नहीं पड़ा।
उसने बड़े रोष के साथ कॉक्स की बात का समर्थन किया। सबने फर्नांडिस पर मूर्खतापूर्ण चाल चलने का आरोप लगाया और उसे खुद का सबका अमन चैन हरने वाले की तरह देखने पर विवश कर दिया। फर्नांडिस के दिमाग में आकुलता का एक तूफान सा था। वह स्वयं उन लोगों की बात मानने को राजी था। उसे वहां से जाने को कहा गया और उसने इस प्रस्ताव का बहुत ही मरियल सा विरोध किया। जब वो घर की ओर चला तो उसके बदन में जैसे आग निकल रही थी। कोट का कॉलर मुसा हुआ था, आंखों में पीड़ा थी और कान लाल हो रहे थे। सड़क से गुजरते हुए उसने बिजली के सभी 10 खंभों को घबराहट से देखा। घर पहुंचकर जब उसने अपने छोटे से शयन कक्ष में अपने आप को अकेला पाया, तब वह कुछ संभला। जो घटा था उसको गंभीरता से याद करते हुए उसने कहा, ये आखिर हुआ क्या? उसने अपना कोट और जूते उतार दिए थे और जेब में हाथ डाले पलंग पर बैठा 17वीं बार अपने बचाव में मन ही मन कह रहा था, मैं नहीं चाहता था कि ऐसी चकित करने वाली चीज हो। तभी उसे महसूस हुआ कि जब वह आज्ञा दे रहा था तब अनिच्छा से वह उस बात को चाह भी रहा था, और फिर जब उसने लैंप को हवा में देखा तो उसे लगा कि उसे वहां रोके रखना स्वयं उस पर ही निर्भर था। हालांकि उसे कुछ स्पष्ट नहीं था कि कैसे। उसका दिमाग ज्यादा जटिल नहीं था, वरना तो वह अनिच्छा पूर्वक चाहने की बात सोचते हुए ऐच्छिक कार्य शक्ति से जुड़ी अति गूढ़ समस्याओं में उलझ जाता। ये विचार तो उसके दिमाग के धुंधलेपन से उपजा और तब उसने सोचा कि कोई तार्किक मार्ग तो है नहीं, क्यों ना प्रयोग करके देखा जाए। ऊपर उठो, उसने अपने मन को एकाग्र कर मोमबत्ती की ओर इशारा करके कहा। हालांकि उसे लगा कि उसने बेवकूफ़ी की है, लेकिन एक ही पल में यह विचार गायब हो गया। एक क्षण के लिए मोमबत्ती हवा में ऊपर उठी और फिर गिरकर मेज से टकराई। लौ एक बार भभकी और फिर बुझ गई। फर्नांडिस का मुंह खुला रह गया। कितनी ही देर तक वह अंधेरे में स्थिर बैठा रहा। उसने कहा, आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे? मैं नहीं जानता। उसने एक आह भरी और अपनी जेब से माचिस निकालने के लिए ढूंढने लगा। जब नहीं मिली तो उसने उठकर मेज पर ढूंढी। काश मेरे पास माचिस होती, उसने कहा। उसने अपने कोट में देखा, माचिस वहां भी नहीं मिली। तभी उसके दिमाग में कौंधा कि चमत्कार माचिस के साथ भी तो हो सकता है। उसने अपना हाथ आगे फैलाया और अंधेरे में ही उसको घूरते हुए कहा, हाथ में एक माचिस आ जाए। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई हल्की सी चीज उसके हाथ पर गिरी। उसने अपनी मुट्ठी बंद की। उसमें माचिस थी। तीली जलाने की कई कोशिशें की, लेकिन वो नहीं जली। उसने माचिस को नीचे फेंक दिया और तब उसे सूझा कि उसे तीली जलाने की इच्छा कर लेनी चाहिए थी। उसने ऐसा चाहा और देखा कि तीली मेज पर पड़ी जल रही थी। उसने झपट कर उसे उठा लिया और तीली बुझा दी। उसके दिमाग में संभावनाओं का विस्तार हो रहा था। मोमबत्ती को मोमबत्ती दान में लगाकर फर्नांडिस ने कहा, जल जाओ, और वह जल उठी। उसने देखा मेज पोश में एक छोटा सा काला छेद हो गया था, जिससे वहां धुआं उठ रहा था। नजर उठाकर उसने लौ को देखा और फिर वापस छेद की ओर। फिर उसने ऊपर देखा और शीशे में उसकी नजर अपनी ही नजर से मिल गई। खामोशी में वह स्वयं से ही बातें करने लगा। अंत में फर्नांडिस ने अपनी ही परछाई से कहा, अब चमत्कारों के बारे में क्या कहा जाए? फर्नांडिस के गहन मनन चिंतन के प्रयास के बावजूद उसकी ऊहापोह बढ़ती ही चली गई। जहां तक उसकी समझ में आया, यह पूरी तरह इच्छा शक्ति का परिणाम था। उसके पहले अनुभव ने उसे और आगे प्रयास करने से निरुत्साहित किया, सिवाय कुछ बहुत सावधानी से किए गए प्रयोगों के। उसने कागज को ऊपर उठाया, गिलास के पानी को पहले हरा और फिर गुलाबी में बदला, एक घोंघा बनाया जिसे फिर गायब कर दिया और अपने लिए एक चमत्कारी नया दांत साफ करने का ब्रश मंगाया। आधी रात के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसकी इच्छा शक्ति विशेष रूप से निराली और तीखी है। एक ऐसा तथ्य जिसका उसे पहले से कुछ अंदाज तो था, लेकिन निश्चित भरोसा नहीं था। उसकी इस खोज का शुरुआत का सहमापन और घबराहट अब गर्व और हो सकने वाले लाभ के आभास ने ले ली थी। गिरजाघर की घड़ी में 1 बजे के घंटे से उसका ध्यान टूटा। उसके मन में यह नहीं आया कि दफ्तर की ड्योढ़ी से भी चमत्कार द्वारा बचा जा सकता है। वह कपड़े बदलने लगा जिससे जल्दी बिस्तर में जा सके। मैं बिस्तर में पहुंच जाऊं, उसने कहा और अपने को बिस्तर में पाया। मेरे कपड़े बदले जाएं, उसने सोचा, लेकिन ऐसा होते ही उसे चादर कुछ ठंडी लगी। जल्दी से उसने कहा,
नहीं, मेरी कमीज नहीं, एक अच्छी मुलायम ऊनी बंडी। और फिर उसने बहुत प्रसन्नता के साथ कहा, अब मैं आराम से सो जाऊं। अगली सुबह वो रोज के वक्त ही जगा। नाश्ते के वक्त वह विचार मग्न रहा। सोचता रहा कि उसका रात का अनुभव क्या कोई स्वप्न था। उसने फिर से वही निर्णय लिया कि बहुत सावधानी से प्रयोग करने चाहिए। उदाहरण के लिए नाश्ते में उसने 3 अंडे लिए। 2 तो मकान मालकिन द्वारा दिए हुए, जो कि अच्छे थे लेकिन बाजार से लाए हुए थे, और एक उसकी अद्भुत शक्ति के द्वारा पेश किया हुआ एकदम ताज़ा स्वादिष्ट पका हुआ मुर्गी का अंडा। उसने गहन उत्तेजना में, जिसे वो सावधानी से छिपा रहा था, जल्दी से दफ्तर की ओर प्रस्थान किया। रात में जब मकान मालकिन ने पूछा, तभी उसे तीसरे अंडे के छिलकों की याद आई। सारा दिन इस आश्चर्यजनक नए आत्मज्ञान के कारण वो कोई काम नहीं कर सका, लेकिन इससे कोई असुविधा नहीं हुई उसे, क्योंकि अंतिम 10 मिनटों में चमत्कार से उसका सब काम पूरा हो गया। जैसे जैसे दिन बीतता गया, उसके मन में आश्चर्य की जगह गर्व की भावना आती गई। फिर भी कैफेटेरिया से निकाले जाने की घटना को स्मरण करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, और उसके सहकर्मियों तक उस घटना का जो अधकचा विवरण पहुंचा था, उससे उसकी बदनामी हुई थी। यह साफ था कि नाजुक वस्तु को उठाने में उसे सावधानी बरतनी चाहिए थी, लेकिन मन में उलटने पुलटने पर कई अन्य मायनों में उसे अपनी यह शक्ति एक पर एक संभावनाओं के रास्ते खोलती प्रतीत हुई। वह सोच रहा था कि अन्य चीजों के साथ साथ अपनी व्यक्तिगत संपत्ति भी बढ़ानी चाहिए। उसने एक जोड़ा हीरे के शानदार बटन मंगाए और फौरन ही उन्हें गायब कर दिया, क्योंकि तभी दफ्तर के मालिक का युवा पुत्र उसकी मेज पर आ पहुंचा और फर्नांडिस डरा कि वह सोचेगा कि बटन उसके पास कहाँ से आए। उसे साफ नजर आ रहा था कि सावधानी और सतर्कता की बहुत जरूरत है, लेकिन अब तक उसने यह भी जान लिया था कि इस क्रिया में महारत हासिल करने में उसे उतनी ही कठिनाई आएगी जितना साइकिल चलाना सीखने में आई थी। यही विचार, और साथ ही शायद यह भी कि कैफेटेरिया में अब उसका स्वागत नहीं होगा, रात के भोजन के बाद उसे पीछे की सड़क पर ले गया, एकांत में कुछ चमत्कारों का अभ्यास करके देखने के लिए। संभवतः उसके प्रयत्नों में कुछ मौलिकता की जरूरत थी, क्योंकि इच्छा शक्ति के अतिरिक्त और उसमें कोई खास काबिलियत तो थी नहीं। उसने अपनी छड़ी को फुटपाथ के किनारे लगी घास में गाड़ दिया और उस सूखी लकड़ी में फूल खिल जाने की आज्ञा दी। तुरंत ही हवा में गुलाबों की सुगंध फैल गई। उसने माचिस जलाकर इस सुंदर चमत्कार को अपनी आंखों से देखा, लेकिन तभी बढ़ते हुए कदमों की आहट से उसकी खुशी काफूर हो गई। कहीं उसकी शक्ति का समय से पहले लोगों को पता न चल जाए। इस डर से जल्दबाजी में उसने अपनी खिलती हुई छड़ी को आदेश दिया, वापस जाओ। उसका मतलब था वापस बदल जाओ, पर वो थोड़ा घबरा गया था। छड़ी तेजी से पीछे की तरफ चल पड़ी और अंधेरे में से तीखी गुस्से भरी चीख उठी कुछ अपशब्दों के साथ। बेवकूफ, तुम किस पर कांटों की झाड़ी फेंक रहे हो? ये मेरे घुटने पर आकर इतनी जोर से लगी है। मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, फर्नांडिस ने कहा, और फौरन अपनी दी हुई सफाई के पोचेपन का एहसास कर घबरा कर वे अपनी मूंछों को मरोड़ने लगा। उसे विंच नामक पुलिस वाला अपनी ओर आता नजर आया। तुम्हारा मतलब क्या है? पुलिस वाले ने पूछा। अच्छा, तो ये आप हैं जिन्होंने कैफेटेरिया में लैंप तोड़ दिया था। मेरा ऐसा मकसद नहीं था, फर्नांडिस ने कहा, जरा सा भी नहीं। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? विंच ने कहा। ओ ओहो, फर्नांडिस बुदबुदाया, तुम जानते हो छड़ी लगने से दर्द होता है। तुमने ऐसा क्यों किया? उस समय फर्नांडिस की समझ में कुछ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया था। उसकी चुप्पी से विंच और चिढ़ गया। इस बार तुमने पुलिस पर हमला किया है, समझे? देखिए विंच साहब, परेशान होकर फर्नांडिस ने कहा, मुझे बहुत अफसोस है। बात यह है, वह कोई बहाना नहीं सोच पाया और सच बात बोल गया। मैं एक चमत्कार करने की कोशिश कर रहा था। उसने हल्के फुल्के तरीके से कहने की कोशिश की, लेकिन पूरे प्रयत्न के बावजूद ऐसा नहीं कर पाया। चमत्कार कर रहे थे? क्या पागलपन है! चमत्कार, तो ये भी कोई छोटा मोटा मजाक नहीं है। तुम ही तो वो आदमी जो चमत्कार में विश्वास नहीं करते। असल बात तो ये है कि ये भी तुम्हारी कोई बेवकूफ़ी भरी चाल है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। लेकिन फर्नांडिस ने वो कुछ नहीं सुना जो विंच उसे बताने जा रहा था। उसे एहसास हो गया था कि उसने अपना कीमती रहस्य सारी दुनिया को बता दिया है। उसे जोर से खींच हुई। उसने आव देखा ना ताव और पुलिस वाले की ओर घूमकर तेजी से
गरजा। मेरी बेवकूफ़ी का खेल तो तुम अब देखो। चले जाओ यहाँ से, जाओ सीधे जहन्नुम में। उसने अपने आप को अकेला पाया। फर्नांडिस ने उस रात और कोई चमत्कार नहीं किया। बिना अपनी फूलों वाली छड़ी की ओर देखे वह सीधा घर आ गया। वह थोड़ा भयभीत था, मगर बहुत शांत था। उसने सोचा, हे भगवान, ये एक शक्तिशाली देन है, बहुत ही शक्तिशाली। मेरा मतलब इतने ज़्यादा से नहीं था। न जाने जहन्नुम कैसा होता है। जब वह बिस्तर पर बैठा जूते उतार रहा था, तभी उसे एक बात सूझी। उसने विंच का तबादला सैन फ्रांसिस्को करवा दिया और फिर शांति से सो गया। स्वप्न में उसे विंच का क्रोध दिखाई दिया। अगले दिन उसने 2 अजीब समाचार सुने। किसी ने कैफेटेरिया के पिछवाड़े की गली में गुलाब का बहुत सुंदर पौधा लगा दिया है और पास की नदी में जाल घसीटा जाएगा अगले गांव तक, पुलिसमैन विंच की तलाश में। फर्नांडिस सारा दिन विचार मग्न रहा। उसने कोई चमत्कार भी नहीं किया, सिवाय विंच के लिए थोड़ी सहूलियतें जुटाने के तथा अपना काम वक्त पर बहुत ही अच्छी तरह पूरा करने के। हालांकि उसके दिमाग में विचारों का झंझावात घूम रहा था। उसकी असामान्य नम्रता और खोए खोएपन की ओर कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित भी हुआ। दफ्तर में ये एक मजाक की बात बन गई। ज्यादातर फर्नांडिस विंच के बारे में ही सोचता रहा। रविवार को वह चर्च गया। विचित्र बात यह हुई कि वहां मिस्टर मेडिग ने, जो कि तंत्र मंत्र में कुछ रुचि रखते थे, अपने उपदेश में ऐसी घटनाओं के बारे में जिक्र किया जिनको तर्क से समझाया नहीं जा सकता। फर्नांडिस नियमित रूप से चर्च जाने वालों में से नहीं था, लेकिन उसका तर्क पर दृढ़ विश्वास अब काफी हिल चुका था। उस उपदेश ने उसकी विचित्र शक्ति पर बिल्कुल ही नया प्रकाश डाला। उसने उपदेश के बाद मिस्टर मेडिग से मिलने का निश्चय किया, बल्कि उसे तो ये ताज्जुब होने लगा कि अब तक उसने ऐसा क्यों नहीं सोचा था। मिस्टर मेडिग एक पतले दुबले, शीघ्र ही उत्तेजित हो जाने वाले व्यक्ति थे। उनकी कलाइयां और गर्दन कुछ अधिक ही लंबी थी। जब उनसे एक ऐसे युवक ने धार्मिक मामलों में जिनकी लापरवाही की चर्चा शहर भर में थी, मिलने की प्रार्थना की, तो उन्हें प्रसन्नता हुई। कुछ जरूरी कामों को निपटाने के बाद वे उस चर्च के कमरे में उसे ले गए और आराम से बिठाकर उसके आने का मकसद पूछा। पहले पहल फर्नांडिस को हिचकिचाहट हो रही थी और बात शुरू करना भारी पड़ रहा था। मुझे डर है कि आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। कुछ समय तक वह इसी प्रकार के कथन कहता रहा। आखिरकार उसने मेडिग से पूछ लिया कि चमत्कारों के बारे में उसका क्या विचार है। मेडिग कुछ कहना शुरू करे, इतने में ही फर्नांडिस फिर बोल पड़ा। क्या आप विश्वास करेंगे कि एक साधारण आदमी, मान लीजिए मेरे जैसा ही, अपने अंदर ऐसा कुछ परिवर्तन पा सकता है कि वह अपनी इच्छा शक्ति से जो चाहे कर सकता है? ये संभव है, मेडिग ने कहा। शायद इस तरह की बातें हो सकती हैं। अगर आप एतराज न करें तो मैं यहाँ की किसी वस्तु से आपको प्रयोग करके दिखा सकता हूँ, फर्नांडिस बोला। सिर्फ आधे मिनट की बात है मेडिक साहब। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस तंबाकू के डिब्बे में मैं जो करने जा रहा हूँ, क्या वह चमत्कार है? उसने अपनी दृष्टि को तंबाकू के डिब्बे पर केंद्रित किया और भौहें सिकोड़ कर बोला, एक फूलों का गुलदस्ता बन जाओ। तंबाकू के डिब्बे ने तुरंत वैसा ही किया जैसा उसे आदेश मिला था। मेडिक जोर से चौंक पड़े। वे खड़े खड़े कभी फूलों की ओर देख रहे थे तो कभी इस गजब ढाने वाले की ओर। वे कुछ नहीं बोले, पर उन्होंने झुककर फूलों को सूंघा। बड़े अच्छे और एकदम ताज़ा फूल थे। फिर उन्होंने फर्नांडिस को घूरते हुए पूछा, तुमने ये कैसे किया? फर्नांडिस ने अपनी मूंछों को खींचा। अभी आपको बताया था। अब आप बताइए, ये चमत्कार है या काला जादू या कुछ और? आप क्या सोचते हैं, मुझे क्या हो गया है? मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ। ये तो बहुत ही असाधारण घटना है और पिछले ही हफ्ते आज के दिन तक मैं भी आप ही की तरह जरा भी नहीं कह जानता था कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। ये अचानक हो गया। मेरी इच्छा शक्ति के साथ कुछ विचित्र सा हो गया है। क्या सिर्फ यही, या इसके अलावा तुम कुछ और भी कर सकते हो? कुछ भी, फर्नांडिस ने कहा। कैसा भी? वह सोचने लगा और तभी उसे एक पुराना जादूगरी का खेल याद आया। देखिए, उसने फूलों के गुलदस्ते की ओर इशारा किया। एक पानी से भरा कांच का बर्तन बन जाओ जिसमें सुनहरी मछलियां तैर रही हों। आपने देखा मेडिक साहब? ये तो आश्चर्यजनक है, यकीन ही नहीं होता। या तो तुम एक बहुत ही असाधारण व्यक्ति हो और या फिर मैं इसे किसी भी चीज में बदल सकता हूँ, फर्नांडिस ने कहा।
किसी में भी कबूतर बन जाओ। अगले ही क्षण कमरे में एक नीला कबूतर चक्कर काटता उड़ रहा था। जब भी वह मेडिक के पास आता, उन्हें दुबक कर अपना बचाव करना पड़ता। फर्नांडिस ने कहा, वहीं ठहर जाओ, और कबूतर हवा में स्थिर टंग गया। मैं इसे फिर से फूलों के गुलदस्ते में बदल सकता हूँ, उसने कहा, और कबूतर को मेज पर रखकर उसने यह चमत्कार कर दिखाया। लग रहा है अब आपको अपने तंबाकू की जरूरत है। और फूल वापस तंबाकू का डिब्बा बन गए। मेडिक इस पूरी घटना को बहुत ध्यान से चुपचाप देख रहे थे। उन्होंने फर्नांडिस को घूरा और बहुत सावधानी से डिब्बे को उठाकर जांचा, फिर मेज पर रखा और सिर्फ कहा। अब इसके बाद बतलाना आसान हो गया है कि मैं आपके पास क्यों आया हूँ, फर्नांडिस बोला, और फिर उसने अपने अनोखे अनुभवों को विस्तार से बयान करना शुरू किया। उसने लैंप की घटना से आरंभ किया, फिर विंच के साथ घटी पेचीदा घटना का वर्णन किया। जैसे जैसे वह आगे बताता गया, मेडिक के भौचक्के रह जाने से जो क्षणिक गर्व उसमें आ गया था वह जाता रहा और वह रोज वाला साधारण आदमी बन गया। मेडिक बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तंबाकू का डिब्बा उनके हाथ में था। सुनते सुनते उनके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। जब फर्नांडिस तीसरे अंडे वाले चमत्कार को बता रहा था, तब मेडिक अपने कंपाते हुए हाथ को झटकते हुए बीच में बोल पड़े, ये हो सकता है, इस पर विश्वास किया जा सकता है। यह आश्चर्यजनक जरूर है, लेकिन इसमें बहुत सी कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। चमत्कार करने की शक्ति एक वरदान है, जैसे एक विशेष प्रकार की अपूर्व बुद्धि। ये कदाचित ही किसी विरले मानव में आती है। मुझे हमेशा से मोहम्मद और योगियों के चमत्कारों पर अचरज होता था। ये एक वरदान ही है। हम कुदरत के नियमों के ऊपर किसी और नियम में प्रवेश कर रहे हैं। चलो चलो, आगे बताओ, आगे बताओ। फर्नांडिस विंच के साथ अपने कारनामों का वर्णन करने लगा और मेडिक भी अब अपने डर और अविश्वास पर काबू पा लेने के बाद हाथ पांव झटकते हुए बैठे थे और हैरत प्रकट कर रहे थे। फर्नांडिस ने कहा, ये बात मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है और इसी के लिए मुझे आपकी सलाह चाहिए। वह सैन फ्रांसिस्को में है। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है भगवान जाने, और ये हम दोनों के लिए ही एक अजीब स्थिति है। वो तो सोच भी नहीं पा रहा होगा कि उसके साथ क्या हो गया है। वह डरा हुआ होगा, क्रोधित होगा, मेरे ऊपर खार खा रहा होगा। वह शायद बार बार यहाँ आने के लिए रवाना होता होगा और मैं प्रत्येक कुछ घंटों बाद चमत्कार से उसे वापस भेज देता हूँ। इसे भी वह समझ नहीं पा रहा होगा। अगर हर बार वह टिकट खरीदता होगा तो अब तक तो उसके काफ़ी पैसे बर्बाद हो चुके होंगे। मैंने उसके लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की है, पर उसके लिए खुद को मेरी जगह रखकर देख मानो तो संभव नहीं है। उसको जहन्नुम भेजने के बाद मैंने सोचा कि वहाँ की आग में उसके कपड़े तो झुलस ही गए होंगे, अगर जहन्नुम वैसा ही है जैसा कि हम सोचते हैं। और तब तो हो सकता है कि सैन फ्रांसिस्को में उसे जेल में डाल दिया गया हो। मैंने इच्छा की कि सीधे उसके बदन पर एक नया सूट आ जाए, लेकिन देखिए मैं खुद कैसी उलझन में फंसा हुआ हूँ। मेडिक गंभीर दिख रहे थे। मैं देख रहा हूँ कि तुम उलझन में फंसे हुए हो। ये सचमुच बड़ी कठिन परिस्थिति है। तुम इसका अंत कैसे कर सकते हो? लेकिन वे खुद ही अनिर्णायक स्थिति में थे। खैर, हम कुछ देर के लिए विंच को छोड़कर कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करते हैं। मैं नहीं समझता कि ये काला जादू या ऐसा कुछ है। इसमें अपराध का पुट भी कतई नहीं दिखता। अगर तुम कुछ तथ्य छिपा नहीं रहे हो तो। नहीं, ये चमत्कार ही है, विशुद्ध चमत्कार, और वह भी उच्चतम श्रेणी का। वह कमरे में इधर उधर घूमने लगा और फर्नांडिस हाथ पर सिर रखे चिंतित बैठा रहा। उसने कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं विंच के मामले को कैसे दुरुस्त करूं। मेडिक ने कहा, चमत्कार करने की शक्ति स्पष्टतः अत्यंत ही शक्तिशाली शक्ति अपने आप कोई मार्ग खोज लेगी, डरो नहीं। तुम बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जिसमें अत्यधिक संभावनाएं हैं। यह वास्तव में एक असीमित शक्ति है। हमें तुम्हारी शक्ति को परख कर देखना चाहिए, अगर वो वाकई इतनी ही है जितनी प्रतीत होती है। और फिर चाहे यह कितना ही अविश्वसनीय क्यों न लगे, 10 नवंबर 1896 को चर्च के पीछे एक छोटे से कमरे में मेडिक से प्रेरणा पाकर फर्नांडिस ने चमत्कार करने शुरू किए। पाठकों, अगर आप तिथि पर विशेष ध्यान दें तो शायद आपको एतराज़ होगा, या हो सकता है कि आपने अब तक एतराज़ किया भी हो। इस कहानी में कुछ असंभावित बातें हैं।
अगर ऐसा कुछ वास्तव में हुआ होता तो इसके बारे में अखबारों में ज़रूर छपा होता। आगे जो आने वाला है उस पर तो विश्वास करना आपके लिए और भी मुश्किल होगा, क्योंकि इस पर यकीन करने का तात्पर्य तो ये होगा कि उस दिन पाठक स्वयं एक भीषण और अपरिहार्य दुर्घटना में खत्म हो गया होगा। पर चमत्कार तो होता ही है अविश्वसनीय, और सच पूछिए तो पाठक उस भीषण दुर्घटना में मारा भी गया था। फर्नांडिस पहले विंच का मामला हल करना चाहता था, लेकिन मेडिग उसे छोड़ ही नहीं रहा था। लगभग 1 दर्जन छोटे मोटे घरेलू प्रयोग करने के बाद उन दोनों में और जोश जागने लगा। उनकी कल्पना ने उड़ान भरना शुरू किया और उनकी महत्वाकांक्षा और बढ़ने लगी। उनका पहला साहसिक कार्य भूख और मेडिक की सेविका मिस मैरी की उपेक्षा एवं लापरवाही से प्रेरित हुआ। उन दोनों के लिए जो भोजन परोसा गया था वह एकदम नीरस लग रहा था, जिसे देखकर खाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। मेडिक को भोजन से ज्यादा तो अफसोस हो रहा था अपनी सेविका की नालायकी पर। तभी फर्नांडिस को लगा कि उसके सामने एक अवसर है। अगर आप बुरा ना माने तो बताइए आप क्या खाना पसंद करेंगे? उसने हाथ नचाकर जोश से पूछा। मेडिक ने अपनी पसंद की उम्दा से उम्दा चीजें बता दी, जो तुरंत हाजिर हो गईं। वे दोनों देर तक खाना खाते रहे और बातें करते रहे। फर्नांडिस का चेहरा तो अब आगे आने वाले करिश्मों के बारे में सोचकर जगमगाने लगा था। वह बोला, अब तो शायद मैं आपकी घरेलू तौर पर मदद कर सकता हूँ। मैं ठीक से समझा नहीं। मेडिक मदिरा का गिलास उठाते हुए बोला। फर्नांडिस ने कहा, मैं सोच रहा था कि शायद मेरा चमत्कार मिस मैरी के साथ भी काम करे। मेरा मतलब है उसे एक अच्छी सेविका बनाने के लिए। मेडिक ने गिलास नीचे रख दिया। वे थोड़ा शंकित लग रहे थे। उसे दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है, और इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं। वह सो रही होगी। आप हर पहलू से सोचिए। फर्नांडिस ने इन आपत्तियों पर विचार किया, फिर कहा, मैं नहीं सोचता कि ऐसा उसके सोते हुए नहीं हो सकता। मेडिक ने उसके विचार का कुछ विरोध तो किया, लेकिन अंततः राजी हो गए। फर्नांडिस ने आज्ञा जारी कर दी और फिर थोड़ी देर बेचैनी के साथ वे दोनों खाना खाते रहे। मेडिक अगले दिन अपनी सेविका में दिखने वाले बदलावों के बारे में इतनी लंबी चौड़ी अपेक्षाएं कर रहे थे कि फर्नांडिस को भी ये ज्यादती और जल्दबाजी भरी लगी। तभी ऊपर की मंजिल से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। उन दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखा और कुछ पूछा, और फिर मेडिक शीघ्रता से ऊपर भागे। फर्नांडिस ने उन्हें मिस मैरी को पुकारते और उनके कदमों को उसकी ओर जाते सुना। एक ही मिनट में मेडिक जब लौटे तो लगा मानो वे उड़ रहे हैं। उनका चेहरा चमक रहा था। गजब, उन्होंने कहा, मैं तो हिल गया हूं। वह कालीन पर तेजी से इधर उधर चलने लगे। दरवाजे की दरार से मैंने पश्चाताप का दृश्य देखा। बहुत ही हृदय स्पर्शी पश्चाताप। बेचारी औरत, कैसा अद्भुत बदलाव। वह जाग गई थी। शायद अपने ट्रंक में छिपाकर रखी शराब की बोतल तोड़ने के लिए बिस्तर से उठ गई थी। खुद से माफी मांग रही थी। लेकिन इस घटना ने हमारे समक्ष बहुत ही आश्चर्यजनक संभावनाओं का भंडार खोल दिया है। अगर हम इस औरत में चमत्कारिक बदलाव कर सकते हैं तो लगता तो ऐसा ही है, फर्नांडिस ने कहा। लेकिन विंच? पूरी तरह अपार और असीम। और फिर विंच की समस्या को दरकिनार करते हुए मेडिक ने बहुत से शानदार प्रस्तावों की पूरी श्रृंखला ही खोलनी शुरू कर दी। हर क्षण उनके दिमाग में और भी हैरत अंगेज प्रस्ताव आ रहे थे। ये सब प्रस्ताव परोपकार की भावना से प्रेरित थे। उस तरह का परोपकार जो पेट भरा होने पर सूझता है। बेचारे विंच की समस्या बिना हल हुए ही रह गई। आश्चर्यजनक परिवर्तन होने शुरू हुए। पौ फटने से पूर्व के अंधेरे में आकाश में चमकता शांत चंद्रमा उन दोनों को कड़कड़ाती ठंड में शहर की गलियों की परिक्रमा करते दिख रहा था। हर्षोन्माद में मेडिक अपने हाथों पैरों पर भी काबू नहीं रख पा रहे थे, और फर्नांडिस में से जोश फूट पड़ रहा था, और अब तो वह खुलकर अपनी शक्ति का इजहार कर रहा था। उन्होंने शहर के सभी शराबियों को सुधार कर सारी शराब को पानी में बदल दिया था। रेल यातायात को सुधरा हुआ रूप दे दिया था। पादरी के मस्से को ठीक कर दिया था। कस्बे के एक ओर के पुराने बड़े दलदल को सुखा दिया था। पहाड़ी की मिट्टी को सुधार दिया था। अब वो देखने जा रहे थे कि साउथ ब्रिज के टूटे हुए घाट को कैसे ठीक किया जा सकता है। मेडिक ने हर्ष से कहा, इस जगह की तो कल शक्ल ही बदली हुई होगी। सभी लोग कितने हैरान और कितने एहसानमंद होंगे। उसी वक्त चर्च की घड़ी में 3 का घंटा बजा। फर्नांडिस ने कहा, 3 बज रहे हैं, मुझे वापस जाना चाहिए। सुबह 8 बजे काम पर जाना है।
हमने तो अभी शुरुआत ही की है, मेडिक ने बहुत ही मीठे स्वर में कहा। हम जो भलाई कर रहे हैं उसके बारे में सोचो, कल जब लोग जागेंगे। लेकिन फर्नांडिस ने कहा। मेडिक ने अचानक उसकी बांह पकड़ ली। उनकी आंखें चमक रही थी और उनमें एक जुनून सा नजर आ रहा था। उन्होंने आकाश में चांद की ओर इशारा करते हुए कहा, ऐसा करो, इसे रोक दो। फर्नांडिस ने चांद की ओर देखा और थोड़ा ठहर कर बोला, ये तो कुछ ज्यादा ही होगा। क्यों नहीं, मेडिक बोले, बेशक ये तो नहीं रुकता, तुम पृथ्वी का घूमना रोक दो, समय रुक जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि हम कोई नुकसान कर रहे हैं। फर्नांडिस बुदबुदाया, कोशिश करता हूँ। उसने अपने कोट के बटन बंद किए और अपनी शक्ति में जितना विश्वास बटोर सकता था उतने विश्वास के साथ पृथ्वी को संबोधित करते हुए कहा, घूमना बंद कर दो। और वह पूरा का पूरा असंयत होकर 1 मिनट में दर्जनों मील की रफ्तार में उड़ रहा था। प्रति सेकंड वह अनगिनत चक्कर खा रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी उसने सोचा, विचार भी क्या गजब है। कभी इतना धीरे चलते हैं जैसे बहता हुआ कोलतार, और कभी प्रकाश की तीव्रता से। उसने पल भर में सोचा और इच्छा की, मैं सुरक्षित नीचे आ जाऊं, और चाहे जो कुछ भी हो लेकिन मैं ठीक ठाक सुरक्षित नीचे आ जाऊं। उसने ये इच्छा भी सही वक्त पर कर ली थी, क्योंकि उसके कपड़े इतनी तेजी से उड़ने की गर्मी से झुलसने लगे थे। वह प्रबल शक्ति से नीचे आ गिरा, नरम मानो ताजी खुदी हुई मिट्टी पर, और उसे जरा भी चोट नहीं आई। धातु और इमारती मलबे का एक विशाल रेला, जो कि बहुत कुछ बाजार के बीच खड़े घंटा घर सा लग रहा था, उसके करीब धाराशायी हुआ, फिर वापस हवा में उछला, और ठीक उसी के ऊपर ईंटें पत्थर रोड़ी हवा में इस तरह उड़े जैसे कि बम फटा हो। तेजी से लुढ़कती हुई एक गाय एक बड़े से पत्थर के टुकड़े से टकराई और अंडे की तरह फूट गई। तभी इतनी जोर का धमाका हुआ कि उसकी जिंदगी के अब तक के बड़े से बड़े धमाके उसके सामने रेत के गिरने की आवाज के समान थे। इसके बाद धमाकों की झड़ी सी लग गई, लेकिन उनकी तीव्रता कम होती गई। एक विशाल हवा पृथ्वी और आकाश के बीच इतनी भीषण रफ्तार से गरजती हुई चल रही थी कि ऊपर देखने के लिए वह मुश्किल से अपना सिर उठा पा रहा था। कुछ समय तक तो उसे ऐसा महसूस होता रहा कि जैसे उसकी सांस ही रुक गई हो, और उसके लिए ये देख या समझ पाना भी संभव नहीं हो पा रहा था कि वह कहाँ है और ये सब क्या हो रहा है। सबसे पहले तो उसने अपने सिर को छुआ और तसल्ली की कि उसके सर पर बाल अभी भी बरकरार हैं। हे भगवान, हवा की तेजी के कारण उसकी आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। मैं तो बाल बाल बच गया। क्या गलती हो गई? आंधी तूफान और बवंडर। एक क्षण पहले इतनी सुहानी रात थी। मेडिक ने मुझसे क्या करवाया है? क्या भयंकर हुआ है? अगर मैं यूं ही बेवकूफियां करता चला गया तो जरूर ही कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। मेडिक कहाँ है? ये सब कुछ इतना अस्त व्यस्त क्यों हुआ है? उसने अपने बेतहाशा उड़ते हुए कोट को संभालते हुए इधर उधर देखने की कोशिश की। सभी कुछ वास्तव में बड़ा अजीबोगरीब लग रहा था। आकाश अब ठीक है कम से कम, फर्नांडिस ने कहा। सिर्फ यही है जो कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन लगता है कि एक बड़ा तूफान आने वाला है। मगर सिर के ऊपर चांद भी निकला है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कुछ देर पहले था। इतना चमकदार मानो दोपहर हो। लेकिन बाकी सब कुछ, कस्बा कहाँ है? और भी सब कुछ कहाँ है? और ये जोरों की हवा क्यों चलने लगी? मैंने तो इसकी आज्ञा नहीं दी थी। फर्नांडिस अपने पैरों पर खड़ा होने का व्यर्थ प्रयास करने के बाद अपने चारों हाथों पैरों पर घोड़ा बने टिका रहा। उसने चांदनी रात में हवा की दिशा में देखने का प्रयत्न किया। उसका कोट उसके सिर के ऊपर से उड़ रहा था। कुछ गंभीर रूप से गलत हो गया है। भगवान जाने वो क्या है, वह मन ही मन सोच रहा था। दूर दूर तक रेत के बादल की सफेद चौंध में जो सनसनाती हुई आंधी के आगे दौड़ रहा था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, सिवाय मिट्टी, रेत और टूटे फूटे मलबे के ढेरों के। कोई पेड़, कोई मकान, कोई भी जानी पहचानी आकृति नहीं थी। सिर्फ विनाश की लीला थी, जो अंततः अंधकार में तेजी से उठते हुए तूफान, बिजली और गर्जन के नीचे लुप्त होती जा रही थी। फर्नांडिस के करीब चौंधियाते प्रकाश में कुछ चीज थी शायद, जो पहले एक नीम का पेड़ रही होगी, अब जड़ से शाखाओं तक चूर चूर हुई माचिस की तीलियों और खपच्चियों का मात्र ढेर थी। उसके सामने लोहे के सरियों का तुड़ा मुड़ा ढांचा सा था, जो मलबे के ढेर में से ऊपर उठा हुआ था। शायद कभी एक पुल रहा होगा। ऐसा हुआ कि जब फर्नांडिस ने अपनी धुरी पर घूमती हुई ठोस पृथ्वी को रोका, तब उसकी सतह पर मौजूद मामूली चलती फिरती हिल सकने वाली चीजों के बारे में कुछ नहीं कहा। पृथ्वी अपनी धुरी पर इतनी तेजी से घूमती है
कि भूमध्य रेखा पर उसकी रफ्तार 1 घंटे में 1000 मील से भी ज्यादा होती है तथा उस अक्षांश पर जिस पर एक कस्बा बसा था रफ्तार लगभग इसी की आधी होती है। जब पृथ्वी रुकी तब फर्नांडिस को सभी लोगों सभी चीजों यानी कि उस पूरे कस्बे को 9 मील प्रति मिनट की गति से आगे की ओर भारी धक्का लगा। अगर उन सबको तोप में से दागा गया होता तो जो धक्का लगता वो भी इसके सामने मामूली होता और हर इंसान, हर जीवित प्राणी, हर घर, हर पेड़, तमाम दुनिया जिसके हम आदी हैं इस चोट को खाने से टूट टूट कर चूर चूर होकर नष्ट हो गई। बस यही हुआ। खैर, इन चीज़ों को तो फर्नांडिस पूरी तरह समझ नहीं पाया था, लेकिन उसने जान लिया था कि उसका चमत्कार असफल हो गया है और चमत्कारों के लिए उसके मन में गहरी वितृष्णा हो गई थी। अब वह अंधकार में था क्योंकि बादलों ने इकट्ठा होकर चांद को ढक लिया था और हवा में वर्षा की धाराएं और ओले आपस में प्रेतों के समान खतरनाक संघर्ष कर रहे थे। हवा और पानी की गर्जन ने पृथ्वी और आकाश को दहला दिया था। अपने हाथ की आड़ में से झांकते हुए बिजली की चमक में धूल और ओलों के बीच से उसने देखा पानी की एक विशाल दीवार उसकी ओर चली आ रही है। मेडिग! उस प्रलयकारी तूफान में फर्नांडिस अपनी दुर्बल आवाज में चीखा, मेडिग कहाँ हो? ठहरो! वह उस बढ़ते हुए पानी पर चिल्लाया। भगवान के लिए रुक जाओ, एक क्षण के लिए रुक जाओ। उसने बिजली और गर्जन से कहा, जिससे मैं कुछ सोच सकूं अब मुझे क्या क्या करना चाहिए। हे भगवान, मैं क्या करूं? काश मेडिग यहाँ होता। हाँ समझा, फर्नांडिस बोला, और ईश्वर के नाम पर इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वह हवा के विरुद्ध चारों हाथों पैरों पर झुका रहा, पूरे मनोयोग से सब कुछ ठीक होने की कामना करते हुए। फिर उसने कहा, मैं जो आज्ञा दूं जब तक मैं समाप्त न कहूं तब तक पूरी न हो। काश ऐसा मैंने पहले सोचा होता। उस बवंडर में अपनी आवाज को ऊंची और ऊंची उठाते हुए स्वयं को सुन लेने की व्यर्थ चाह के साथ वह चिल्लाया, अब आगे मैंने जो अभी कहा है उसका ध्यान रखा जाए। प्रथम तो ये कि मैं जो कहूँ जब वह पूरा हो जाए तब मेरी चमत्कारिक शक्ति खत्म हो जाए, मेरी इच्छा शक्ति अन्य लोगों की इच्छा की तरह हो जाए और ये सब खतरनाक चमत्कार रुक जाएं। मुझे ये अच्छे नहीं लगते। अच्छा होता कि मैंने इन्हें ना ही किया होता। ये पहली बात हुई। और दूसरी बात ये कि मैं चमत्कार शुरू होने के पहले की स्थिति में पहुंच जाऊं, हर एक चीज़ वैसी ही हो जैसी लैंप उल्टा होने से पहले की थी। ये एक बड़ा काम है लेकिन अंतिम है, समझ गए? और कोई चमत्कार नहीं, हर चीज़ पहले जैसी थी वैसी ही। मैं वापस कैफेटेरिया में अपने चाय के प्याले के साथ, बस यही। आंखें मूंद कर मुट्ठी भींच कर उसने कहा, समाप्त। सब कुछ एकदम स्थिर हो गया। उसने पाया कि वह सीधा खड़ा है। तो आप ऐसा कहते हैं? एक आवाज़ आई। उसने अपनी आंखें खोली। वह कैफेटेरिया में चमत्कारों के बारे में बिमिश से बहस कर रहा था। उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ वो उसी क्षण भूल गया था, लेकिन यह भाव भी क्षण भर में गायब हो गया। उसकी चमत्कारिक शक्ति को छोड़कर सब कुछ पहले जैसा हो गया था। उसका दिमाग, उसकी याददाश्त भी वैसी ही थी जैसी इस कहानी की शुरुआत के वक्त थी। इसलिए यहाँ ऊपर जो कुछ बताया गया है उसके बारे में वह कुछ नहीं जानता था। आज तक भी उसे कुछ नहीं पता और दूसरी चीज़ों के साथ साथ वह चमत्कारों में विश्वास नहीं करता। उसने कहा, मैं आपको बताता हूँ कि चमत्कार होना असंभव है। आप लोग चाहे कुछ भी सोचें, मैं इस बात को अंत तक सिद्ध करने को तैयार हूँ। बिमिश ने कहा, तुम ऐसा सोचते हो तो अगर सिद्ध कर सकते हो तो करो। बिमिश, इधर देखो, फर्नांडिस बोला। हम लोगों को स्पष्टतः समझ लेना चाहिए कि चमत्कार क्या है। यह प्रकृति के विपरीत की गई कोई चीज़ है जिसे इच्छा शक्ति। तो दोस्तों, इस बहुत ही रोमांचक, बहुत ही मनोहर कहानी को सुनने के बाद अब हमारी मुलाकात को यहीं समाप्त करते हैं। मैं हूँ आपकी दोस्त रोशनी और जल्द ही आपसे मिलूंगी एक नई कहानी लेकर। तब तक जुड़े रहिए।